नमस्कार। रूस द्वारा यूक्रेन पे हमला, यूक्रेन में फंसे हुए हमारे मेडिकल के छात्र और उसके बाद हमारे देश में दुनिया भर का तमाशा। एक तरफ 200-250 छात्रों को किसी तरह से रेस्क्यू करा के लाके उसका प्रदर्शन, उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव है इसलिए गंगा से जोड़कर ऑपरेशन गंगा का नाम देना और उस पर वाहवाही लूटने की कोशिश करना। दूसरी तरफ हजारों छात्र हमारे अभी भी वहां फंसे हुए हैं और लगातार परेशान हाल है। हालांकि एक अच्छी खबर मैं पहले दे दूं कि अभी थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि रूस ने इस बात पर सहमत जताई है कि यूक्रेन का जो कीव इलाका है, कीव जो शहर है जहां हमारे अधिकतम छात्र फंसे हुए हैं उस इलाके में अब वो बमबारी कुछ समय के लिए रोकेगा और वहां से कर्फ्यू हटाया गया है, ताकि यूक्रेन ने वहां से कर्फ्यू हटाया है ताकि वहां से छात्रों को पोलैंड की सीमा पर लाया जाए और रेस्क्यू कराया जा सके। तो ये एक अच्छी खबर है। उम्मीद कर रहा हूं कि जल्दी ही हमारे सारे छात्र जो फंसे हुए हैं वो वापस लौट आएंगे। लेकिन आज मैं आपके बीच में हूं एक सवाल का जवाब देने के लिए, जो सवाल पूरी ट्रॉल आर्मी, मतलब सत्ता ने एक ऐसी ट्रॉल आर्मी बनाई है जो अपनी ही जनता के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जो सत्ता के किसी भी काम को जस्टिफाई करने के लिए तैयार होती है। सरकार कोई भी गलती करे, कोई भी काम करे, सही करे गलत करे, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक ट्रॉल्स की टीम है जिनको ना देश से कोई मतलब है, ना समाज से कोई मतलब है। उनका सिर्फ एक काम है, वो सरकार के इतने बड़े दलाल बन गए हैं कि उनका सिर्फ एक काम है कि सरकार की हर गलत सही कार्रवाई के ऊपर पर्दा डाले। इसी पर्दे के तहत कहा गया कि एडवाइजरी तो जनवरी में जारी हो गई थी, फिर छात्र वहां क्यों टिके रहे। इसके अलावा सवाल उठाया गया कि वहां तो रईस लोग हैं, उनको सरकार क्यों ले आए, वो अपने पैसे से चले आए। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र जो हैं यहां वहां छोटे देशों में पढ़ने ना जाएं, अपने देश में पढ़ें। ये तमाम सारी बातें हुई। इन तमाम सारी बातों पे कुछ कुछ बातें अलग अलग जगहों से आई हैं, उनको एक साथ करके यहां रख देने का मेरा मन है और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं अपने बड़े भाई और मित्र पंकज मिश्रा जी का, जो विदेशी मामलों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत रुचि रखते हैं और लगातार लिखते रहते हैं। उनकी कुछ फेसबुक पोस्ट को, उनकी कुछ बातों को, उनसे मेरी मुलाकात भी अभी हुई थी गोरखपुर में। तो इन सारी चीज़ों को आधार बनाकर आज मैं ये बातें कर रहा हूं। इसके साथ साथ जो कई जगहों से अच्छी रिपोर्टिंग्स हुई हैं, जो खबरें आई हैं, उनके लिंक्स और उनका टेक्स्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथ दे दूं, तो आप वहां पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। पहला सवाल तो यही है कि बच्चे पहले ही क्यों नहीं चले आए। देखिए, एडवाइजरी को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई ऐसी चीज है जो बहुत कभी कभार होती है। एडवाइजरीज लगातार जारी होती रहती हैं और हर एडवाइजरी पर एक जैसा ध्यान नहीं दिया जाता है। कहीं नहीं, हमारी मिनिस्ट्रीज में भी वो एडवाइजरी आती हैं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा हमला वगैरह होता है तो ये खबर तुरंत आ जाती है कि एडवाइजरी तो पहले ही दी गई थी। तो ये एडवाइजरी दी गई थी, एक तो बहुत जल्दी नहीं, लेट जनवरी के अंत में 20 जनवरी के आसपास एडवाइजरीज दी गई थी। और दूसरी बात यह कि वो एडवाइजरीज बहुत माइल्ड वर्डेड थी, बहुत हल्के शब्दों में थी। उनमें कहीं भी आदेशनुमा चीज नहीं थी या कोई गंभीर चेतावनी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसलिए देश छोड़कर वो चले जाएं। उसके बाद वहां एक बड़ी समस्या ये है कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई टाटा बिरला के लड़के हैं, वो ठीक ठाक खाते पीते घरों के लड़के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत रईस लड़के हैं। मैं उसकी इकॉनमी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं वो दो तरह की हैं। जो सरकारी हैं वो सस्ती हैं लेकिन उनकी सीटें बहुत लिमिटेड हैं। जो प्राइवेट हैं वो बेहद महंगी हैं। तो हमारे यहाँ की प्राइवेट सीटें जितनी महंगी हैं उसके 1/4 कीमत पर, अब कीमत ही कहना पड़ेगा, आप फीस कह सकते हैं उसको, यूक्रेन में मेडिकल की डिग्री मिल जाती है। इसलिए बहुत सारे माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक तो है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस की इतनी भारी भरकम फीस वो जमा कर सकें, वो अपने बच्चों को, चूंकि वहां सस्ता पड़ता है, तो यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। रहा सवाल टैलेंट का, तो टैलेंट कैसे नापा जाएगा। मान लीजिए कि सरकारी जो कॉलेज हैं उन कॉलेजेस में मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, तो 100 बच्चे मेडिकल में चुने जाएंगे। क्या जिसका नंबर 101वां आएगा उसका टैलेंट इतना कम होगा कि वो डॉक्टर बन ही ना सके। तो मामला टैलेंट पर नहीं निर्धारित हो रहा है, मामला निर्धारित हो रहा है इस चीज पर कि हमारे यहाँ जो मेडिकल की सरकारी सीटें हैं उनको बढ़ाया नहीं जा रहा है, वो बेहद लिमिटेड है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं वो इतने महंगे हैं, इतने ज्यादा महंगे हैं कि
उनमें पढ़ा पाना आम लोगों के, जो थोड़े खाते पीते घर के लोग हैं, जो चाहते हैं उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाए, उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए ऐसे माँ बाप जो है वहां पर भेजते हैं। अब आप अगर देखिए तो इन बच्चों को वापस लेने के लिए प्राइवेट एयरलाइंसेस ने जिस तरह से अपनी कीमतें, अपने फ्लाइट की कीमतें कई कई गुना बढ़ा दी, लाखों में कर दी, उसमें इतना आसान नहीं होता है उतने पैसों का तुरंत इंतजाम करके भाग आना। और आपदा, जब भी अंतर्राष्ट्रीय आपदा आती है तो हर देश का ये कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिक वहां पर जो फंसे हुए हैं उनको निकालें। और हमने देखा कि वहां पर भी बहुत सारे देशों ने, बाकी लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को निकाल लिया। जो फंसे हुए हैं अंततः वो अफ्रीका के हैं और भारत के हैं, जिनकी संख्या लगभग कुल छात्रों के 25-25 वहां पर है। दूसरी बात यह कि बच्चे क्यों नहीं आए एडवाइजरी के बाद, क्योंकि एडवाइजरी के बाद भी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि वहां पर युद्ध नहीं होगा। अब हमारे यहां देखिए, हमारे यहां मीडिया जो है वो कितनी असरकारी है। कोविड का आप मामला देख लीजिए, लगातार ये चेतावनियां आ रही थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री डिनायल मोड में थे। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं शुरुआती दौर में कह रहे थे ये कोई बड़ी आपदा नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है, इसलिए लोगों ने कोई सावधानी नहीं ली। ऐसे ही यूक्रेन का भी जो मीडिया था, यूक्रेन का भी जो प्रशासन था, वो लगातार इसको हल्के में करके ले रहा था। और युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते पहले तक वो ये बात कह रहे थे कि युद्ध की कहीं कोई संभावना नहीं है। ऐसे में बहुत सहज है कि छात्रों ने उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया। एक आखिरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर क्लास छोड़ने की फीस बहुत ज्यादा है। क्लास छोड़ने पर जुर्माना बहुत ज्यादा लगता है। बताया जा रहा है कि एक क्लास अगर मिस होती है तो लगभग 550 रुपए जो है वो जुर्माना लगता है। अब आप सोचिए कि अगर एक दिन की 6 पीरियड होती है तो लगभग 3300 रुपए के आसपास, 3500 रुपए के आसपास जुर्माना लगता है। और अगर 1-2 महीने की क्लासेज अगर चली जाती हैं, 1-2 महीनों की क्लासेज वो नहीं अटेंड करते हैं, तो ये जुर्माना जो है वो 2 लाख के आसपास हो जाता है। तो ये जुर्माने का डर भी एक कारण रहा कि छात्र वहां से क्लास छोड़कर नहीं आ पाए। अब भारत सरकार को करना यह चाहिए था, जिसकी सुगबुगाहट अब मिल रही है। अब कई एडवाइजरीज आई हैं जिसमें इसका जिक्र है कि अगर पहले ही बात उन कॉलेजेस से कर ली गई होती, वो कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस अलाउ कर देते, तो शायद यह संभव था कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो खतरा भांप कर हिंदुस्तान लौट आते और यहां पर वो क्लासेस अटेंड करते रहते। ये तो हुई तकनीकी बातें। असल बात यह है कि किसी देश का प्रधानमंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि जिस समय उसके 20-25 हजार छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, वहां उनको निकलवाने का इंतजाम करने की जगह या उनको खड़े होकर यह आश्वासन देने की बजाय कि हम किसी भी हालत में आपको सुरक्षित निकालेंगे, ये सलाह दी जाए कि अपने देश में ही पढ़ो, बाहर मत जाओ। मतलब अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी से लेके विनायक दामोदर सावरकर तक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जवाहरलाल नेहरू तक, ये सारे लोग देश दुनिया में, देश के बाहर गए, पढ़े लिखे और आकर देश की सेवा की। आज भी बहुत सारे देशों के छात्र जो हैं भारत आते हैं, भारत के छात्र जो है विदेशों में पढ़ने जाते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं ग्लोबल विलेज हम बना रहे हैं, हम ग्लोबल नागरिक बना रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों को आज कह रहे हैं कि आप किसी और देश में जाके ना पढ़ो। कल एक प्रदेश के बच्चों के साथ दूसरे प्रदेश में कुछ बुरा होगा तो आप कहेंगे अपने प्रदेश में पढ़ो, और फिर आप कहेंगे अपने गांव में पढ़ो। मतलब इस तरह की सलाहें तो रिश्तेदार दिया करते हैं, फूफा मामा दिया करते हैं। प्रधानमंत्री इस तरह की सलाहों के लिए नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री की या सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि भारतीय नागरिक जहां भी हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम करें। और देखिए ये दूसरे लेवल पे कितनी बड़ी नीचता होती है। एक चैनल के पत्रकार ने ट्वीट किया एक ऐसे लड़के के बारे में जो सीएए का विरोधी था, कि उसने तो सीएए का विरोध किया था लेकिन अब वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है खुद को हिंदुस्तान लाने की। तो क्या भारत सरकार की नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले लोग भारत सरकार से अपने हक नहीं मांगेंगे? क्या यह कोई निजी ठेकेदारी या निजी जमींदारी है कि तुमने मेरे साथ मेरी हर बात नहीं मानी इसलिए मैं तुम्हें अपना नागरिक नहीं मानता हूं या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा? भाई प्रधानमंत्री जो होता है, सरकार जो होती है, पूरे देश की होती है। अब जिन प्रदेशों में आप देखिए कांग्रेस की सरकार है या दूसरी पार्टियों की सरकार है, क्या वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को या भाजपा के समर्थकों को अपने अधिकार पाने का हक नहीं है? ये कैसा लोकतंत्र बनाया जा रहा है कि जो सरकार की आंख मूंद कर
जी हजूरी करेगा उसको तो सरकार से हक मिलेंगे और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेंगे। मतलब मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से अपनी नफरत को इस लेवल पर ले जाके देश को लोग कहां ले जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं अपनी बात खत्म करने के लिए एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि प्रधानमंत्री या सरकार को मजबूत तब माना जाता है, उसका इकबाल बुलंद तब होता है जब दुनिया में कहीं भी हमारे नागरिक फंसे हों तो उन नागरिकों को सम्मान दिया जाए, उन नागरिकों को सुरक्षा मिले, तब जाकर हम मानेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री या हमारी जो सरकार है वो मजबूत है। लेकिन जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह के बच्चों के वीडियोस आ रहे हैं, एक वीडियो आप देखिए, सुनिए कि ये बच्ची क्या कह रही है, उससे आपके समझ में बहुत कुछ आएगा कि स्थिति कैसी है। इस वीडियो को सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। अब आप सोच कर देखिए कि बच्चे इस हालत में हैं और अपने देश, और मेडिकल के बच्चे क्या होते हैं, 12वीं पास कर करके गए हैं, कोई 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, अधिकतम 23-24 साल के बच्चे होंगे। वो बच्चे इतनी मुश्किलात में फंसे हुए हैं और उस समय बजाय उन बच्चों की मदद के लिए पूरे देश से आवाज उठे ऐसी कोशिश करने के, अगर कुछ ट्रॉल्स, कुछ लोग इसमें बच्चों का ही या उनके परिवारों का दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को चुपचाप बचा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिए देश हमारा एक ऐसे हाल में पहुंच गया है, एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया है जहां नागरिक ही नागरिक के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है हमें। ऐसे में अपनी बात खत्म करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे आप इस पार्टी का समर्थन करें, चाहे आप उस पार्टी का समर्थन करें, लेकिन जब इस तरह के संकट आए तो कम से कम अपने देशवासियों के साथ खड़े होने की हिम्मत करें। अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो यकीन जानिए ये देश, नक्शा भले एक रह जाए, दिल इतने दूर हो जाएंगे कि एकता हमारे लिए सपने जैसी दिखाई देगी, कोई किसी की मुश्किल में खड़ा नहीं होगा।